नमस्ते। मैं राहिश। आज मैं भारत के ऐतिहासिक रॉकेट्स के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। आज भारत रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बन गया है। भारतीय लॉन्च व्हीकल्स यानी प्रक्षेपण यान जैसे पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी और भारतीय मिसाइल्स जैसे अग्नि, पृथ्वी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये आधुनिक भारतीय रॉकेट विज्ञान के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन भारत में स्वदेशी रॉकेट सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 13वीं सदी में रॉकेट्स का आविष्कार हुआ। उस समय ये एक घातक हथियार हुआ करते थे और उन्हें कागज़, कार्डबोर्ड या लकड़ी से बनाया जाता था और वो गन पाउडर यानी बारूद से भरे जाते थे। वो रॉकेट्स कुछ कुछ वैसे ही थे जैसे आज हम आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 15वीं सदी तक तोपखानों के अन्य साधन ज़्यादा प्रभावकारी बन गए। उस समय के रॉकेट शत्रु सेना में खौफ फैलाने में सफल थे, लेकिन युद्ध जीतने में नहीं। 18वीं सदी के अंत में यह सब बदलने वाला था। भारत के मैसूर राज्य में रॉकेट्स ने एक अलग मार्ग लिया। मैसूर की सेना ने इन मैसूरियन रॉकेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना के खिलाफ दूसरे, तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में इस्तेमाल किया था। इन रॉकेट्स की बनावट लकड़ी के बजाय धातु की थी। उन्हें लोहे की ट्यूब से बनाया जाता था जो ईंधन भी संभालते थे और ये कंबस्शन चेंबर की तरह भी काम करते थे। धातु की इस बनावट के कारण ये रॉकेट ज़्यादा चेंबर प्रेशर्स भी संभाल सकते थे, जिससे उनकी पहुंच बढ़ गई। इन रॉकेट्स की पहुंच 2000 मीटर थी, जबकि यूरोपीय रॉकेट्स बस कुछ 100 मीटर्स तक ही पहुंच सकते थे, भारतीय रॉकेट्स की तुलना में एक अंश भर। इन रॉकेट्स को इस प्रकार के स्टील से बनाया जाता था जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती थी, करीब 0.02 से 0.3%। कार्बन की इतनी कम मात्रा के स्टील को आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए कम समय में हजारों रॉकेट्स का निर्माण संभव था। सिर्फ ये बात कि उस समय इतनी कम मात्रा के स्टील को बनाना संभव था, इसका एक और प्रमाण है कि भारत में उस समय भी बहुत उन्नत प्रौद्योगिकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन धातु की ट्यूब्स के भीतरी सतह पर क्ले की परत लगाई जाती थी। इस क्ले से उड़ान के समय बनी ऊष्मा से रॉकेट का रक्षण होता था। इस नवीनता को भारत के मैसूरियन रॉकेट्स और अन्य देशों के रॉकेट्स के बीच एक बड़ा कदम माना जाता है। इन मैसूरियन रॉकेट्स में 1 मीटर की बांस की एक लकड़ी भी लगी होती थी स्थिरता के लिए। रॉकेट्स खुद लंबाई में 20 सेंटीमीटर और डायमीटर यानी व्यास में 3 से 7 सेंटीमीटर के थे। रॉकेट्स अलग अलग नाप के भी हुआ करते थे, लेकिन ये उनके सामान्य नाप थे। इन मैसूरियन रॉकेट में से अब तक मिले सभी रॉकेट्स में सबसे बड़ा लंबाई में 38 सेंटीमीटर और व्यास में 7.2 सेंटीमीटर का है। इन रॉकेट्स के अलग अलग संस्करण भी हुआ करते थे। कुछ में तलवारें जुड़ी होती, कुछ में लोहे के नोक और कुछ में स्टील ब्लेड्स होते थे। इन ब्लेड्स को रॉकेट्स पर जोड़ने से रॉकेट्स उड़ान के आखिरी हिस्से में बहुत अस्थिर हो जाते थे, जिससे ब्लेड्स घूमने लगते, दुश्मन को और भी नुकसान पहुंचाते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रॉकेट्स एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल किए जाते थे। उन रॉकेट्स में सुराख किए गए सिलेंडर्स इस्तेमाल होते थे, जिससे रॉकेट की कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बांस की लकड़ी की तरफ जाकर उस छड़ी को आग लगा देते और रॉकेट एक वास्तविक अग्निबाण बन जाता। रॉकेट्स में ईंधन को भरने के भी 2 तरीके होने का पता चला है। एक प्रकार में रॉकेट की पूरी लंबाई के साथ साथ एक रिक्त अवकाश है और दूसरे प्रकार में ऐसा अंतर नहीं है। इन दोनों प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है क्रमशः रेडियल बर्निंग रॉकेट और एंड बर्निंग रॉकेट्स में। एंड बर्निंग रॉकेट केवल एक तरफ से जलते हैं, लेकिन रेडियल बर्निंग रॉकेट ईंधन की भीतरी सतह की पूरी लंबाई के साथ जलते हैं। समान समय में ज़्यादा ईंधन के जलने से इस प्रकार में थ्रस्ट ज़्यादा होता है। आज भी इसी प्रकार के रेडियल बर्निंग रॉकेट्स को सॉलिड रॉकेट मोटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैसूर सेना में रॉकेट्स के इस इस्तेमाल के पीछे शासक थे हैदर अली और उनके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान।
मैसूर सेना ने हैदर अली के समय 1200 सैनिकों के एक नियमित रॉकेट दल से शुरुआत की। इसे टीपू सुल्तान के समय करीब 5000 सैनिकों तक बढ़ा दिया गया था। टीपू सुल्तान के सेना प्रमुख मीर ज़ैनुल अबिदीन शुस्ट्री ने टीपू सुल्तान के निर्देश पर एक सैन्य पुस्तक फतुल मुजाहिदीन लिखी। इस पुस्तक में टीपू सुल्तान ने 200 रॉकेट्स के सैनिकों को हर एक ब्रिगेड यानी दल, जिसे कुशून कहा जाता था, निर्धारित किया। मैसूर सेना में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री के 16 से 24 कुशून्स थे। ये रॉकेट के सैनिक विशेष रूप से रॉकेट्स को प्रक्षेपित करने में प्रशिक्षित थे। उन्हें रॉकेट्स के प्रक्षेपण कोण को इस तरह से बदलने में प्रशिक्षण दिया गया था कि वो रॉकेट के उतरने के कोण को बदले। इन एक रॉकेट्स के साथ एक से ज़्यादा रॉकेट्स को प्रक्षेपित करने के लिए विशेष लॉन्चर्स यानी प्रक्षेपक भी हुआ करते थे, जो एक साथ 10 रॉकेट्स तक प्रक्षेपित कर सकते थे। टीपू सुल्तान ने रॉकेट्स को और भी विकसित करने के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की थी। सिटी मार्केट के पास जुमा मस्जिद के मार्ग के साथ साथ और तारामंडल पेट, बैंगलोर मैसूरियन रॉकेट कार्यक्रम के केंद्र में थे। इस काल के रॉकेट्स को सटीक नहीं माना जाता, लेकिन ये भारतीय रॉकेट्स इतने सटीक थे और उन्हें प्रक्षेपित करने वाले भारतीय सैनिक इतने सक्षम थे कि वो कर्नल विलियम बेली के गोला बारूद के भंडार पर रॉकेट दागकर उसका विस्फोट करने में कामयाब रहे 1780 के पोलिलूर के युद्ध में, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, जो युद्ध अंत में भारत में अंग्रेज़ों के सबसे बड़े पराजय में से एक बन गया। मैसूर सेना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने रॉकेट्स के प्रभावकारी इस्तेमाल को जारी रखा तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। अंग्रेज़ों ने इससे पहले कभी भी भारतीय रॉकेट्स नहीं देखे थे और रॉकेट के सैनिक सैकड़ों या हजारों रॉकेट्स एक साथ प्रक्षेपित करते थे। इसलिए हर हमले के बाद अंग्रेज दलों में आश्चर्य और गड़बड़ी होती थी। 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में एक अंग्रेज अधिकारी एक सर्वेक्षण अभियान पर था श्रीरंगपटना के करीब। तभी मैसूर सेना ने रॉकेट से आक्रमण शुरू किया। उस अंग्रेज अधिकारी ने कभी भी भारतीय रॉकेट्स का सामना नहीं किया था और जब यह आक्रमण हुआ तो वो इन रॉकेट से डरकर युद्ध भूमि से भाग गया। यह अंग्रेज अधिकारी था आर्थर वेलेस्ली। मैसूर में अंग्रेज राज की शुरुआत के बाद कुछ मैसूरियन रॉकेट्स को अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड भेजा, जहां उन्हें दोबारा बनाया गया और अंग्रेज सेना द्वारा कॉन्ग्रीव रॉकेट्स के नाम से इस्तेमाल किया गया। कॉन्ग्रीव रॉकेट्स के नाम उस व्यक्ति पर, विलियम कॉन्ग्रीव पर रखा गया जिसने मैसूरियन रॉकेट्स को दोबारा बनाया। अंग्रेज़ों ने इन कॉन्ग्रीव रॉकेट्स को उनके द्वारा लड़े कई युद्ध में इस्तेमाल किया। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध का 1812 का युद्ध भी शामिल है। 2002 से पहले मैसूरियन रॉकेट्स के केवल 5 अवशेष के बचे होने की जानकारी थी, 2 यूके में और 3 भारत में। लेकिन 2002 में शिमोगा से 60 किलोमीटर दूर नगरा नामक एक गांव में एक पुराने कुएं की मरम्मत के दौरान 100 मैसूरियन रॉकेट्स मिले। उन्हें शिवप्पा नायका म्यूजियम ले जाया गया, लेकिन उस समय उन्हें बस धातु के खोल यानी शेल्स माना गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज भी नहीं किया गया था। बाद में 2013 में उन्हें मैसूरियन रॉकेट समझा गया। ऐसा माना जाता है कि मैसूर सेना ने इन रॉकेट्स को कुएं में डाल दिया अंग्रेज़ों से रॉकेट्स को बचाने के लिए। अब तक 13,000 से ज़्यादा मैसूरियन रॉकेट्स नगरा से मिले हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब वो नासा के विलिप्स फ्लाइट फैसिलिटी में थे तब उन्होंने वहां लगाया हुआ एक चित्र देखा जिसमें एक युद्ध को दिखाया गया था जिसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और जो पक्ष रॉकेट्स इस्तेमाल कर रहा था वो थी टीपू सुल्तान की सेना अंग्रेज़ों के विरुद्ध। भारत के मिसाइल मैन को इसी से प्रेरणा मिली थी कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पहले रॉकेट्स भारतीय थे। ये मैसूरियन रॉकेट्स प्रसिद्ध है, लेकिन मैसूरियन रॉकेट्स भारत में बने पहले रॉकेट्स नहीं थे। भारत में रॉकेट्स का इस्तेमाल मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और दक्कन में अन्य द्वारा हुआ है। इसका भी प्रमाण मिला है कि रॉकेट्स का इस्तेमाल अवध यानी आज के लखनऊ में भी हुआ था।
देश के अलग अलग हिस्सों से रॉकेट्स की ये परंपरा आज भी आधुनिक प्रक्षेपण यान और मिसाइल्स के रूप में जीवित है। मैसूरियन रॉकेट सिर्फ भारत के रॉकेट विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं थे, बल्कि वैश्विक रॉकेट विज्ञान में एक बड़ा कदम थे। संक्षेप में, 18वें शतक का रॉकेट विज्ञान हो या 21वें शतक का रॉकेट विज्ञान, भारत हमेशा एक प्रमुख देश रहेगा। ये थी कथा मैसूरियन रॉकेट्स की, कथा ऐतिहासिक रॉकेट्स की, और ये थी कथा रॉकेट विज्ञान को भारत ने दी हुई पहली भेंट की। धन्यवाद।